उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग के दौरान मची भगदड़ में 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। आखिर इतने बड़े हादसे का जिम्मेदार कौन है? क्या सिर्फ कानून व्यवस्था की खामी इसकी जिम्मेदार है? बाबा सूरजपाल का नाम FIR में क्यों नहीं आया? इतने बड़े आयोजन की व्यवस्था क्या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं थी? इन सभी सवालों पर इस हफ्ते के खबरों के खिलाड़ी में चर्चा हुई। चर्चा के लिए वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह, समीर चौगांवकार, सुनील शुक्ल, अवधेश कुमार और पूर्णिमा त्रिपाठी मौजूद रहे। मुझे लगता है कि सूरजपाल इस हादसे के जिम्मेदार हैं, लेकिन प्रशासन यह मानने के लिए तैयार नहीं है। चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, वो भी सूरजपाल का नाम सीधे तौर पर नहीं ले रहे हैं। केवल मायावती एक अपवाद हैं, जिन्होंने कहा है कि सूरजपाल की गिरफ्तारी हो। हमारे देश में नेताओं और बाबाओं के बीच के गठजोड़ का यह भी एक उदाहरण है। इस तरह के मामलों में जांच गंभीरता से होनी चाहिए। प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस तरह के आयोजन को व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराए। अगर प्रशासन के पास 80,000 लोगों की अनुमति ली गई थी, टमाटर, प्याज और आलू फिर रसोई घर का बजट बिगाड़ रहे हैं। दिल्ली NCR में खुदरा बाजार में टमाटर के दाम 100 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए। हाल में पड़ी भीषण गर्मी से टमाटर की आवक पर असर पड़ा है। वहीं आलू 40 व प्याज 50 रुपये किलो तक पहुंच गया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के मुताबिक टमाटर की औसत कीमत 58.25 रुपये किलो है। हालांकि कई शहरों में दाम 130 रुपये तक पहुंच चुके हैं। व्यापारियों के मुताबिक हालिया गर्मी की तपिश से टमाटर की पैदावार पर बुरा असर पड़ा है। इससे लगातार कीमतें बढ़ रही हैं। NCR में मदर डेयरी के सफल स्टोर्स में टमाटर 75 रुपये किलो है। हालांकि थोक बाजार में 50 से 60 रुपये किलो तक बिक रहा है। टमाटर के दाम ऑनलाइन भी महंगे बिक रहे हैं। ब्लिंकिट पर यह 100 रुपये में बिक रहा है। मंत्रालय के मुताबिक आलू भी 40 रुपये के पार पहुंच गया है, जबकि प्याज 50 रुपये किलो है। टमाटर, आलू और प्याज की बढ़ती कीमतों का सीधा असर दूसरे महीने भी शाकाहारी थाली पर देखा गया है। जून में शाकाहारी थाली सालाना आधार पर 10% महंगी होकर 29.40 रुपये हो गई है। जून 2023 में इसकी कीमत 26.7 रुपये थी। क्रिसिल की रिपोर्ट के मुताबिक मई में 27.80 रुपये की तुलना में कीमत 5.75% बढ़ी है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के मौके पर गुजरात में सहकार से समृद्धि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। अपने संबोधन में गृह और सहकारिता मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कई सालों से अलग सहकारिता मंत्रालय के गठन की मांग की जा रही थी, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा करना उचित नहीं समझा। वहीं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकारिता विभाग की जरूरत को समझा और एक अलग मंत्रालय का गठन किया। मैं आप सभी से अपील करता हूं कि हम सभी इसके लिए करतल ध्वनि से प्रधानमंत्री को साधुवाद दें। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आगे कहा कि सहकारिता मंत्रालय के अस्तित्व में आने से लेकर आज तक सहकार से समृद्धि के संकल्प के साथ यह मंत्रालय देश के करोड़ों सहकारी बहनों भाइयों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रहा है। इस मंत्रालय ने सहकारी क्षेत्र को तकनीक संपन्न बनाकर न केवल अत्याधुनिक बनाया है, बल्कि 54 से अधिक इनिशिएटिव्स से सहकारिता के पूरे तंत्र को अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा का महत्वपूर्ण भागीदार बनाया है। देश के सहकारी तंत्र को मंत्रालय की स्थापना से नया जीवन देने के लिए मैं सभी सहकारी बहनों भाइयों की ओर से मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं। आगामी बजट सत्र की तारीखों का ऐलान हो चुका है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी तारीखों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आगामी बजट सत्र का शुभारंभ 22 जुलाई को होगा। यह 12 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्र सरकार की सिफारिश पर अपनी मुहर लगा दी है। किरेन रिजिजू ने यह भी बताया कि बजट सत्र के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को संसद में बजट पेश करेंगी। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चुनावी साल में फरवरी में अंतरिम बजट पेश किया था। गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 7वीं बार बजट पेश करेंगी। इस बार के बजट में उम्मीद जताई जा रही है कि मोदी 3.0 सरकार के विकसित भारत के मिशन पर जोर दिया जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल के 28वां स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने भाजपा नीत NDA पर जमकर निशाना साधा।
उन्होंने दावा किया कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार बहुत कमजोर है, इस साल अगस्त तक ही यह सरकार चलेगी। लालू यादव के इस दावे पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लालू यादव के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि माहौल अभी भी राहुल गांधी के पक्ष में है। संजय राउत ने कहा, यह सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी, मैंने पहले भी यह कहा है। देश में जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, उससे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के मन में यह बात बैठ गई, नरेंद्र मोदी की सरकार बैसाखी के सहारे चल रही है, यह सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी। लालू यादव ने जो कहा वह बिल्कुल सही है। मुंबई पुलिस की आर्थिक शाखा ईओडब्ल्यू ने शिवसेना सांसद रविंद्र वायकर के खिलाफ दर्ज जोगेश्वरी भूमि मामले में एक क्लोजर रिपोर्ट दायर की है। इस मामले पर भी संजय राउत ने बात की। उन्होंने कहा, भाजपा को यह स्वीकार करना चाहिए कि वे डर पैदा करने के लिए ऐसे मामले दर्ज कर रहे हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी डर के मारे उनके पीछे चले गए। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट घोटाले में दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और हैदराबाद में छापे मारे। एसटीपी घोटाले में दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 4 शहरों में कई ठिकानों की तलाशी के दौरान एजेंसी ने 41 लाख रुपए जब्त किए। कई दस्तावेज और डिजिटल उपकरण भी जब्त किए। ईडी ने बताया कि ये छापे 3 जुलाई को मारे गए थे। कार्रवाई दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा की ओर से यूरोटेक एनवायरमेंटल कंपनी और अन्य के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के आधार पर की गई। आरोप है कि दिल्ली जल बोर्ड में 10 एसटीपी के विस्तार और उन्नयन के नाम पर घोटाला किया गया। एसटीपी के संवर्धन और विस्तार कार्यों के लिए अक्टूबर 2022 में 1943 करोड़ रुपए की 4 निविदाएं जारी की गईं। इसमें केवल 3 संयुक्त उद्यम कंपनियों ने भाग लिया और यह सुनिश्चित किया कि प्रत्येक को निविदा मिल सके। 2 संयुक्त उद्यमों को एक निविदा मिली, जबकि एक ने 2 निविदाएं हासिल कीं। एफआईआर के अनुसार निविदा की शर्तें ऐसी बनाई गईं ताकि चुनिंदा कंपनियां ही हिस्सा ले सकें। 1546 करोड़ लागत अनुमान के बाद में 1943 करोड़ कर दिया गया। इस तरह बड़ी दरों पर ठेके दिए गए, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ।